द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। हम कल की क्लास में हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व और सैन्य सुधार, जैसा आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व और सैन्य सुधार नीति। हमने पिछली कक्षाओं में अलाउद्दीन के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन एक महान विजेता होने के साथ साथ अच्छा प्रशासनिक सुधार वाला व्यक्ति या प्रशासनिक योग्यता वाला व्यक्ति भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व के क्षेत्र में और सैनिक क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण सुधार उसने किए थे। पहला जो महत्वपूर्ण सुधार हम पढ़ेंगे वो राजस्व के से संबंधित सुधार पढ़ेंगे। अलाउद्दीन ने राजस्व के क्षेत्र में, राजस्व इकट्ठा करने के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए। राजस्व का मतलब राज्य की आय के जो स्रोत है, और उस समय जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था वो था कृषि। तो राजस्व या राज्य की आय के क्षेत्र को में अधिक आय बढ़ाने के लिए उसके द्वारा क्या क्या सुधार किए, ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, राज्य की आय बढ़ सके। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए गए। पहला जो महत्वपूर्ण काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने, वो काम किया कि धन का संकीर्णन होने से रोका गया, कि धन केवल कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही नहीं जाए, बल्कि सभी जनता के पास या सभी जनता समान रहें। कुछ व्यक्ति अमीर और कुछ व्यक्ति गरीब नहीं रहें। जैसे कि एक गांव का उदाहरण लें, गांव में जो जागीरदार या जमींदार होता था, खूत, मुकदम, चौधरी या बड़े पदाधिकारी, ग्रामीण अधिकारी होते थे, उनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी और वो ज़्यादा संपन्न थे। जबकि दूसरा जो वर्ग था, दूसरे जो लोग थे, वो अपेक्षाकृत गरीब थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ सुधार किए जिससे कि धन का संकीर्ण नहीं हो और राज्य की आय में भी अधिक से अधिक वृद्धि हो। राजस्व सुधार की नीति के जो प्रमुख तत्व है, पहला काम उसके द्वारा किया गया, शासन की सेवा न करने वाले अथवा अयोग्य लोगों को दी जाने वाली इक्ताओं को छीन लिया। इक्ता क्या होती, मैंने हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो भी अधिकारी या सैनिक जो भी राज्य की सेवा करता था या राज्य की काम करता था, उसको वेतन के रूप में एक भूखंड दिया जाता था और उससे जो आय होती थी वो उनकी तनख्वाह होती थी। तो ये जो भूखंड होता था उनको इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्ता। तो अब जो राज्य की सेवा से रिटायर हो गए या राज्य की सेवा नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के पास जो इक्ताएँ थी या जो ज़मीन थी, उन इक्ताओं और ज़मीनों को राजा के द्वारा या सुल्तान के द्वारा छीन लिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण काम किया, अलाउद्दीन ने कृषि क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए और पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कृषि का जो राजस्व है ना, उसकी वसूली के अंतर्गत काफ़ी परिवर्तन किया। पहले जो राजस्व का वसूली और राजस्व का जो एक तरह से निर्धारण होता था, वो अनुमान के आधार पे होता था। अनुमान के आधार पर 3 तरह की पद्धतियाँ थी, कनकूट थी, नसक थी, बटाई थी। तो इनके आधार पे अनुमान लगा के कि जैसे मान लो किसी किसान के पास इतनी ज़मीन बोई गई है तो उसमें अनुमानतः इतनी फसल होगी और अनुमान के आधार पे ही उसका राजस्व निर्धारण किया जाता था। परंतु अब इस व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी ने बदल दिया और संपूर्ण भूमि की पैमाइश करवा, नाप करवा के उसके प्रति बीघा या प्रति बिस्वा के हिसाब से करों का निर्धारण किया गया। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई और फिर राजस्व का निर्धारण किया गया। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई और इस पैमाइश को भरने क्या कहता है? मसाहत। क्या कहता है? मसाहत। भूमि की पैमाइश करके जो करों का निर्धारण किया जाता था उसको मसाहत कहा जाता है। इसमें भूमि की बीघा तथा बिस्वा को भूमि नापने का पैमाना बनाएगा। दूसरा उसने महत्वपूर्ण काम किया कि जो ग्रामीण अधिकारी होते थे, खूत, मुकद्दम, चौधरी, तो जो ग्रामीण अधिकारी होते थे, ये परंपरागत रूप से क्या काम करते थे कि ये राज्य के लिए गांव से राजस्व इकट्ठा करते थे और उसमें से अपना कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे और बाकी का हिस्सा है वो राजस्व में जमा कराते थे। तो ये इन अधिकारियों को हटा दिया गया या इनके अधिकारों को साथ साथ इनके अधिकारों को भी कम
कर दिया गया। इनको हटा के राजकीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने वंशानुगत अधिकारियों के जो विशेषाधिकार थे, दो तरह के विशेषाधिकार थे। ग्रामीण अधिकारियों को या राजस्व इकट्ठा करने वाले जो अधिकारी थे उनको दो तरह के अधिकार प्राप्त थे, हकूक खोती तथा किस्मत खोती। अब ये क्या होते हैं हकूक खोती और किस्मत खोती? क्या होते हैं हकूक खोती? क्या होता था, एक अधिकार होता था जिसके तहत क्या कि जो ये ग्रामीण अधिकारी होते थे, चौधरी, खूत, मुकद्दम, ये जो गांव के दूसरे लोगों से जो राजस्व इकट्ठा करते थे, इसके लिए जो काम करते थे, उसके बदले वो राजस्व का कुछ अंश, कुछ भाग अपने पास रख लेते थे। उसको कहते हैं हकूक खोती। दूसरा है किस्मत खोती, कि राजस्व जो है अधिकारी होते थे, इनको एक छूट प्राप्त होती थी कि इनको अपनी स्वयं की ज़मीन के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। राज्य को किसी तरह का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये दोनों ही अधिकार इन अधिकारियों से छीन लिए। हकूक खोते किसानों को जितना टैक्स अधिकारी लेते थे उसका 10% राजा को न देकर खुद रख लेते थे। मैंने बताया ना भाई, जो टैक्स वसूल करते थे उसमें से 10% हिस्सा खुद रखते थे और 90% वो राजा को जमा या सुल्तान को जमा कराते थे। किस्मत खोती ये क्या है कि इन किसानों को ना भाई, इन जो जमींदार या जो ग्रामीण अधिकारी होते, चौधरी, कूंत, मुकदम, तो इनकी जो ज़मीन थी उनकी ज़मीन राजस्व से फ्री थी। तो अपरणी कहता है कि अलाउद्दीन ने इन दोनों ही सुधारों के द्वारा हिंदू जमींदारों की आर्थिक स्थिति को दयनीय बना दिया, क्योंकि ज़्यादातर जो जमींदार थे, कूंत, मुकद्दम, चौधरी थे, ये हिंदू थे और ये राज्य के लिए काम करते थे। परंतु इनके जिन अधिकारों के कारण इनके पास खूब पैसा हो गया था, तो ये बार बार विद्रोह करते थे। तो भरणी कहता है कि इनके जो अधिकार खत्म करने के कारण ये लोग गरीब हो गए। इसके अलावा महत्वपूर्ण काम किया अलाउद्दीन ने, तीसरा महत्वपूर्ण काम किया कि कुछ नवीन टैक्स लगाए। राज्य की आय बढ़ाने के लिए नवीन टैक्स लगाए, घरी कर और चरी कर। घरी कर और चरी कर, ये चरी कर है ना भाई, जानवरों पे, मवेशियों पे लगाए थे। घरों के ऊपर लगाया जाने वाला करता। चरी कर मवेशियों के ऊपर लगाया जाने वाला करता कि कोई व्यक्ति अगर निश्चित संख्या से अधिक मवेशी या जानवर रखता था, उससे जो आय होती थी उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। तीसरा महत्वपूर्ण है कि खम्स में सुधार किया। यह भी एक तरह का टैक्स था, एक तरह का जो टैक्स था। पांच प्रकार के टैक्स थे दिल्ली सल्तनत में, खराज, खम्स, जजिया, ज़कात। तो इनमें से खम्स एक कर था। यह क्या था कि जो सल्तनत की सेना जब दूसरे राज्य पे आक्रमण करती थी या किसी क्षेत्र पे आक्रमण करती थी, तो युद्ध में के बहुत सारा लूट का माल प्राप्त होता था, उसको खम्स कहते थे। तो इसमें क्या होता था कि पहले तो ये होता था कि ज़्यादातर जो भाग है वो सैनिकों में बांटा जाता था। कितना भाग पहले बांटते थे? 4/5 भाग, मतलब 80% जो भाग है वो सैनिकों में बांटा जाता था पहले, और केवल 20% भाग सुल्तान के पास जाता था। परंतु अलाउद्दीन ने उल्टा कर दिया। अब 80% भाग या 4/5 भाग सुल्तान के पास या राजकोष में जमा होता है, और दूसरा 1/5 भाग सैनिकों में बांटा जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो सुधार किया अलाउद्दीन ने सैनिक व्यवस्था में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था पिछली क्लास में, अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने एक स्थायी सेना का निर्माण किया। दूसरा महत्वपूर्ण सुधार, सेना को उसने नकद वेतन देने की परंपरा रखी। एक विशाल सेना का निर्माण उसके द्वारा किया गया, और साथ ही साथ उसने सेना में जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए उसने क्या किया, दाग और हुलिया की प्रथा चलाई। दाग और हुलिया की प्रथा क्या है? दाग और हुलिया की प्रथा क्या है भाई? दाग की प्रथा है कि घोड़ों को दागना। उस समय एक भ्रष्टाचार का एक तरीका था सेना में, क्योंकि जो सैनिक होते थे वो अपने पास घटिया घोड़ा रख लेते थे, अच्छा घोड़ा नहीं रखते थे, जबकि घोड़े का उनको वेतन दिया जाता था। तो इसको नियंत्रण किया गया। हुलिया है कि सैनिकों का हुलिया नोट किया जाने लगा कि सेना में कोई दूसरे तरह के या एक सैनिक के बदले कोई दूसरा सैनिक तो नहीं भेजा जा रहा है। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। इसी के साथ आज का हमारा अध्ययन का जो विषय है वो समाप्त होता है।